नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कमलनाथ ने दिया बड़ा बयान, कहा 2024 में राहुल गांधी होंगे विपक्ष का पीएम फेस। बीजेपी ने ली चुटकी, पूछा क्या ममता, अखिलेश, नीतीश होंगे सहमत। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर कसा तंज। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को राहुल ने बताया अपना गुरु। बीजेपी ने राहुल की बोलती की बंद। साल के आखिरी दिन अमित शाह ने एलएसी विवाद पर विपक्ष पर किया तगड़ा वार। कहा एलएसी की चिंता नहीं, सुरक्षा बलों के हाथ देश है सुरक्षित। भारत की एक इन जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। लालू के चक्रव्यूह में फंस गए नीतीश कुमार। मार्च तक छोड़नी होगी कुर्सी। 2023 में बिहार में खत्म हो जाएगी नीतीश की सत्ता। बीजेपी ने किया बड़ा दावा। तानाशाही पर उतर आया पाकिस्तान। बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन पर लगाई रोक, लगाया कर्फ्यू। एक पुलिसकर्मी की हुई थी मौत। आज खबरों की शुरुआत 2024 चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी का एजेंडा एक्सपोज हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कांग्रेस ने साफ कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। कमलनाथ के इस बड़े बयान के बाद बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने बंद करे कांग्रेस। पर बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के इस फैसले से क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार सहमत होंगे? क्या वाकई पीएम के लिए परफेक्ट उम्मीदवार है राहुल गांधी? देखिए, मजबूरी है तो फिर आपको किसी न किसी को तो बनाना ही पड़ेगा। अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो प्रधानमंत्री मोदी को हराना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। अब कैपिटल टीवी के जो दर्शक होंगे वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, इस बात से एग्री करेंगे कि जब से ये भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा हुई तब से हम लोग ये बात को कहते आ रहे थे कि ये दरअसल विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी बने, उसी की ये कवायद है। और कमलनाथ के आज इस बयान ने कि विपक्ष की तरफ से, एक यूनाइटेड विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करेंगे, इस खबर की पुष्टि हो गई। अब राहुल गांधी के आगे आने से 2-3 नेताओं की मुश्किल बढ़ गई है। एक, नीतीश कुमार, उनके लिए दिक्कत यह है वो न घर के रहे न घाट के रहे। अगर वो राहुल गांधी का विरोध करेंगे तो कांग्रेस के समर्थन से वहां सरकार चल रही है। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी क्वेश्चन, उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। पहली चीज ये, इसलिए नीतीश कुमार राहुल गांधी के विरोध में खड़ा नहीं हो सकते। ममता बनर्जी जो बार बार अपने आप को खेला होबे, अब दिल्ली चलो, इस तरह की चीजें वो कह रही थी, अब कांग्रेस ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है तो ममता बनर्जी को अलायंस पार्टनर वो बड़ा मुश्किल से मिलेगा। रही बात अखिलेश यादव की, तो उनकी कोई नेशनल एस्पिरेशंस नहीं है। केसीआर गॉन, उनका तो कोई साख भी नहीं है नेशनल पॉलिटिक्स में। तो बचे सिर्फ अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल की स्थिति, जब बड़े बड़े प्लेयर्स राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल की स्थिति 2024 के चुनाव में वोट कटुआ पार्टी की हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 2024 में फिर से वही होगा जो 2014 में, 2019 में और दोनों ही चुनाव में जिस तरह से मोदी वर्सेस राहुल गांधी, वही 2024 में होगा। और इससे आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आज बहुत बड़ी राहत मिली होगी। लेकिन सभी पीएम बनने का सपना देख रहे थे। कांग्रेस के इस फैसले से कोई सहमत हो पाएगा या नहीं? देखिए, सहमत होना ना होना ये तो बड़ी, इसको आप कह सकते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई नेशनल पार्टी है ट्रू सेंस में,
तो वो कांग्रेस पार्टी है। छोटे छोटे एक एक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो लीडर हैं, उनके पास वो साख नहीं है। बिना कांग्रेस के कोई विपक्ष खड़ा नहीं हो सकता प्रधानमंत्री मोदी के सामने। और जब कांग्रेस ने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री हमारा होगा, राहुल गांधी होंगे, तो फिर बाकी जितने प्लेयर जो हैं विपक्ष में, वो उसको कह सकते हैं, फिल्म देखते हैं मेन हीरो होता है और कुछ साइड हीरोज होते हैं, तो ये इनकी जो भूमिका साइड हीरो की होगी। जी, तो एक तरफ राहुल गांधी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा पर ब्रेक लेने के बावजूद भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चर्चा में बने रहने के लिए ऊट पटांग राहुल गांधी बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की है और एक बार फिर से केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, मैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों को धन्यवाद देता हूं, वो जितना मुझ पर हमला करते हैं मैं उतना बेहतर होता जा रहा हूं। बीजेपी और आरएसएस के लोग मेरे गुरु हैं, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तंज पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने करारा जवाब दिया। कहा, नागपुर जाकर भारत माता के झंडे के सामने देनी चाहिए गुरु दक्षिणा। बार बार क्यों राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पर तंज कस रहे हैं? देखिए, आपने जो खबर में जो बात आपने कही, उसी का वो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। राहुल गांधी अपने कांग्रेस लीडर से ये घोषणा करवाते हैं कि 2024 में संपूर्ण विपक्ष का, एक यूनाइटेड अपोजिशन का वो चेहरा बनेंगे। तो वो ये चाहेंगे कि ये जो विपक्ष का जो स्पेस है, मीडिया में जो भी दूसरे लीडर्स को जो स्पेस मिलता है, उसको किस तरीके से खत्म करें। उनके सामने टारगेट है कि कोई दूसरा चेहरा, चाहे वो केजरीवाल का हो, चाहे फिर वो ममता बनर्जी का हो, नीतीश कुमार का हो, वो बीजेपी के कंपटीशन में नजर ना आए, इसलिए वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा उसी का एक स्ट्रेटजी का हिस्सा रहा है। और दूसरी चीज, आप अगर मोदी से लड़ना चाहते हैं 2024 में, तो आपको बीजेपी और आरएसएस को तो अटैक करते रहना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर ममता बनर्जी हो, जैसे ममता बनर्जी ने जय श्री राम के ऊपर कह दिया कि भाई हमें बड़ी घृणा है, अगर आप जय श्री राम के नारे लगाओगे तो मैं स्टेज शेयर तक नहीं करूंगी। तो उसका जवाब राहुल गांधी तो देंगे, इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आरएसएस के ऊपर जो है आरोप लगाए गए। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन क्या किया जाए, आप किसी व्यक्ति को, जो कहते हैं कि खराब मिसाल है लेकिन फिर भी दे देता हूं, कि घोड़े को आप पानी तक तो घसीट के ले जा सकते हैं, पिला तो नहीं सकते। राहुल गांधी बीच बीच में इस तरह के बयान दे देते हैं। उनका बयान अगर आज आरएसएस तक रहता तब तो ठीक था, लेकिन फिर से उन्होंने वही गलती कर दी कि जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया, उनको बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की। तो ये गड़बड़ियां राहुल गांधी करते हैं। लेकिन अगर उनको 2024 में प्रधानमंत्री को चुनौती देना है और ये तमाम विपक्ष उनके साथ खड़ा हो जाए, तो ये ज़रूरी है उनके लिए कि वो लगातार आरएसएस, बीजेपी, हिंदुत्व के ऊपर हमलावर रहे। लेकिन उनको पलटवार में करारा तमाचा भी पड़ जाता है कभी कभी। देखिए, अमित शाह ने तो आज वही तमाचा दिया है। वो खबर भी बता देते हैं। अगली खबर में बात अमित शाह के बड़े बयान की। एलएसी विवाद को लेकर अमित शाह ने विपक्ष पर तगड़ा हमला किया है। भारत चीन सीमा को लेकर अमित शाह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। बेंगलुरु में आईटीबीपी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मुझे भारत चीन सीमा को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है वहां आईटीबीपी के जवान गश्त कर रहे हैं, सुरक्षा बलों के हाथ में देश सुरक्षित है। बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहा था, आज अमित शाह ने करारा जवाब दे दिया। देखिए, आज अमित शाह ने जब ये भाषण दिया, उसके ठीक 15-20 मिनट पहले राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वही बात राहुल गांधी ने दोहराई कि चाइनीज अंदर घुस आए हैं, चाइना वाले जो हैं वो युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक हो गया है। भाई, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हमारा मेन मकसद ये होता था कि किसी भी कीमत पे चाइना और पाकिस्तान को एक नहीं होने देना है। अरे भाई, अजीबोगरीब बात आप कह रहे हो। ये जो सी पैक
पे जो साइन हुआ वो कब हुआ? चाइना पाकिस्तान के अंदर चीन मतलब तिब्बत से लेकर के ग्वादर तक रोड बनाएगा, ये करार कब हुआ? आप पब्लिक को इतना बेवकूफ समझते हो? ग्वादर पोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से चीनी नियंत्रण में वो चला गया, ये कब हुआ? मनमोहन सिंह सो रहे थे उस वक्त। उस समय भारत और ये जो नीलम झेलम वैली के ऊपर जो डैम्स 8-9 बने पाकिस्तान के अंदर में, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये करार पाकिस्तान और चीन के बीच में कब हुआ? जब आपकी सरकार थी। तो ये लोगों को बरगला करना और झूठी खबर फैला करके आप हर बार आईटीबीपी, आर्मी, बीएसएफ के कैलिबर, उनके मनोबल के ऊपर हमला करते हो, ये अक्षम्य गलती है, ये क्षमा नहीं की जा सकती। आप देश को नेतृत्व देना चाहते हो और उसके पहले जब आप विपक्ष में हो, सरकार के ऊपर अटैक करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये कहते हो कि भाई उन लोगों ने तैयारी कर ली है, हम कमज़ोर पड़ गए हैं, हमारे यहाँ अंदर वो घुस आए हैं, जब आप इस तरह की बातें कहते हो तो इसका मतलब साफ होता है कि आप ये कह रहे हो कि इंडियन जो आर्मी है या बीएसएफ है या आईटीबीपी है, वो बॉर्डर की सुरक्षा करने में असमर्थ है। और इसीलिए जब आपने ये बात कही तो इसका जवाब बहुत ही तल्लीनता के साथ और कड़े शब्दों में अमित शाह ने दिया। तो पब्लिक के सामने दो चॉइस ये कांग्रेस पार्टी रखती है, एक वो जो सेना का निरादर करती है और दूसरा वो जो सेना के मान के लिए हमेशा वो लोग खड़े होते हैं। यही फर्क कांग्रेस और बीजेपी में है। 2024 में अगर इस मुद्दे के ऊपर लोग वोट करने लग जाएंगे, कांग्रेस पार्टी 30 से भी कम सीट ला पाएगी, डबल डिजिट में भी नहीं जा पाएगी। अमित शाह के बयान के बाद सबकी बोलती बंद हो गई है। बिल्कुल बोलती बंद होनी चाहिए जी। अगली खबर में बात पलटू राम नीतीश कुमार की, जिनकी कुर्सी पलटने वाली है, वो भी बहुत जल्द। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। उनका दावा है कि मार्च 2023 के बाद नीतीश कुमार की सत्ता खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, नीतीश की कुर्सी छन जाएगी और ये कोई और नहीं बल्कि आरजेडी ही उन्हें हटाने की तैयारी कर रही है। क्या वाकई नीतीश कुमार ना घर के रहेंगे ना घाट के? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने ही पहली गलती की। उन्होंने कुछ दिन पहले यह कह दिया कि 2025 में जो विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसका नेतृत्व मैं नहीं करूंगा, मतलब मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं रहूंगा, मेरी जगह तेजस्वी यादव ले लेंगे। अब जब आपने इतनी बड़ी घोषणा कर दी और आरजेडी की तरफ से कोई थैंक यू भी नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी भी नहीं कुछ कही, वो गठबंधन है ना, मांझी साहब भी हैं, वामपंथी भी हैं, सीपीआई वाले भी हैं, सीपीएम वाले भी हैं, सीपीआईएमएल वाले भी हैं। ये तो भानुमति का कुनबा आप लेकर के चल रहे हो और आपने इतनी बड़ी घोषणा कर दी, उसके लिए कोई बधाई नहीं, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये जो पॉलिटिकल सर्कल्स में जो बातचीत चल रही है कि ये जो करार लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच हुआ, वो यही हुआ था कि 2024 के चुनाव के लिए आपको प्रधानमंत्री की रेस में कूदना है और बिहार का नेतृत्व आप तेजस्वी यादव को दे देंगे। अब दिक्कतें शुरू हो गई हैं। आरजेडी ये चाहती है कि जितना जल्द हो सके तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री की रेस तो बहुत दूर, उस स्टेडियम में भी इनको कोई घुसने नहीं दे रहा, कहीं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा। और राहुल गांधी ने ये घोषणा कर दी कि वो बनेंगे विपक्ष का चेहरा, तो फिर इधर तो पत्ता कट गया। तो ये तो बीच में जेडीयू झूल रही है कि पता नहीं अब क्या। अब जेडीयू के अंदर भी ये चल रहा है कि अगर सब कुछ आप तेजस्वी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? पार्टी मर्ज करेगी, साथ में लड़ेगी, क्या होगा नहीं होगा। और हम लोग तो हमेशा जेडीयू जो विधायक हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई वो लोग तो हमेशा आरजेडी के खिलाफ ही चुनाव लड़ते आए हैं, अब आप मिलाकर के चुनाव लड़वाओगे तो हमें टिकट भी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो दावा किया जा रहा है वो दावा, उसमें दम है। दम इसलिए है कि ये गठबंधन अपने ही विरोधाभास में डूबती हुई नजर आ रही है। नेता कौन बनेगा
कार्यकर्ता कैसे जमीन में एक साथ होंगे, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपने बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार न घर के रहे हैं न घाट के। जी, अब आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की तानाशाही की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रांतीय सरकार ने बंदरगाह शहर ग्वादर में कर्फ्यू लगा दिया है। एक आधिकारिक स्टेटमेंट में ये जानकारी दी गई है कि इस सप्ताह के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ हुई हिंसक संघर्ष में एक पुलिसकर्मी की मौत के बाद शहर में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। धारा 144 के तहत अब रैली, धरने, 5 से अधिक लोगों का सार्वजनिक जमावड़ा और किसी भी हथियार का प्रदर्शन करने पर रोक लगा दिया गया है। ये पाकिस्तान में कैसी तानाशाही? देखिए, तानाशाही नहीं, वहां पे गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है। एक तो पॉलिटिकल टर्मोइल आया हुआ है, इमरान खान को जब से हटाया गया तब से एक पॉलिटिक्स के अंदर एक डिस्टर्बेंस नजर आ रहा है। जो नई सरकार बनी है उसके लीडर्स उस तरह के कैपेबल नहीं नजर आ रहे हैं जो पाकिस्तान को एकजुट रख सके। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अलग अलग प्रांत में सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हो गए हैं। अब ये जो ग्वादर के अंदर, ये बलूचिस्तान के अंदर, ये अलग देश की मांग करने में जुट गए हैं। सेना के ऊपर हमला हो रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान की सेना रोज पिट रही है, खून खराबा हो रहा है, पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, आप अटैक कर नहीं सकते, रिश्ते खराब हो जाएंगे। और इन सब के बीच बलूचिस्तान के अंदर हर शहर में लोग सड़कों पे आ गए। ग्वादर पोर्ट जो है, जो चीन के कंट्रोल में है, वहाँ लाखों लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब वहाँ पे इसलिए कड़ाई की जा रही है कि इनको लगता है कि अब स्थिति हाथ से निकल रही है और अगर जोर ज़बरदस्ती होता है, लोग सड़कों पे ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो स्थिति वो बन सकती है जो पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की जो सरकार है वो नहीं चाहेगी। पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट आ चुका है। सच्चाई ये है, पाकिस्तान टूट के बिखरने के कगार पे खड़ा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर आज के हमारे शो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे टीम मोदी में होने जा रहे बड़े बदलाव की। तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट, साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।